मेरा नाम तारा है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि दुनिया में ऐसे लोग और ऐसे काम भी होते हैं। जब मुझे इसकी सच्चाई पता चली, तो मैं जैसे सुन्न हो गई। इतने दिन तक जिस कमाई का खाना मैं खा रही थी, वह ऐसी थी कि अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं उस घर को ही छोड़ देती। हमारा परिवार भले ही सादा और मध्यम वर्गीय था, लेकिन हमने कभी किसी से मांग तांग कर गुजारा नहीं किया। मेरी माँ हमेशा कहती थीं, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ। इसलिए हमें कभी ऐशो आराम की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरे परिवार में मेरे अलावा दो छोटी बहनें, रिया और सिया, और एक भाई, आरव, है। पापा की सारी उम्मीदें आरव से थीं, और उसने भी कभी उन्हें निराश नहीं किया। वह हमेशा वही करता, जो पापा की इच्छा और आदेश के मुताबिक होता। मैं सबसे बड़ी थी, और मेरे भाई बहन मुझसे छोटे थे। हमारे घर में पैसे की कमी तो थी, लेकिन पापा का मानना था कि बेटों को जितना हक मिलता है, उतना ही बेटियों को भी मिलना चाहिए। इसीलिए मैं और आरव एक साथ विश्वविद्यालय जाते थे, जबकि मेरी छोटी बहनें स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही थीं। एक दिन मैं अपनी कक्षा में बैठकर नोट्स बना रही थी। तभी एक लड़का मेरे पास आया और बोला, तारा, आरव तुम्हें बुला रहा है। मैं हैरान हो गई। आरव आज तो विश्वविद्यालय आया ही नहीं था। मैंने सोचा, फिर उसने मुझे क्यों बुलाया? मैंने उस लड़के को गौर से देखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, आरव क्यों बुला रहा है? उसे कह दो कि मैं अभी लेक्चर तैयार कर रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि वह लड़का झूठ क्यों बोल रहा था। आरव तो सुबह ही पापा के साथ किसी काम के सिलसिले में गया था। उसने कहा, नहीं, वह अभी अभी विश्वविद्यालय आया है। तुम उसकी बहन हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि वह आज नहीं आया था? वह तुम्हें बुला रहा है। इतना कहकर उसने मुझे एक जगह बताई और चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा, बैग में डाला और भागती हुई उस जगह पर पहुंची। सामने वाकई वह मोटरसाइकिल के साथ टिककर खड़ा था। क्या हुआ आरव? तुम तो सुबह पापा के साथ काम के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने परेशानी से पूछा, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी छठी इंद्री मुझे बार बार कुछ गलत होने का संकेत दे रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। चलो, मैं रास्ते से गुजर रहा था, तो सोचा तुम्हें भी घर लेता चलूं। इतना कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मुझे बैठने का इशारा किया। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। वह लाख कोशिश कर रहा था कि सब सामान्य लगे, लेकिन उसकी यह कोशिश उसे और थका रही थी। मैं चुपचाप बैठ गई। मेरे मन में उमड़ रहे सवालों को मैंने बाहर निकाला। जल्दी क्यों वापस आ गए? और ये मोटरसाइकिल किसकी है? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, पापा को हेड ऑफिस से बुलावा आ गया था, इसलिए वापस आना पड़ा। ये मोटरसाइकिल मेरे दोस्त की है। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ा शांत हुई। मेरे पापा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, और इस तरह की अचानक वापसी उनके साथ अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं घर पहुंची, तो पता चला कि ऐसी वापसी पहली बार हुई थी। पापा को रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ गया था, जो जानलेवा साबित हुआ। मैं स्तब्ध थी। माँ और मेरी बहनें रो रही थीं। मैंने जब पीछे मुड़कर आरव को देखा, तो उसकी आंखें भी लाल थीं, और वह नजरें झुकाए खड़ा था। शायद मैं वैसे ही सारी उम्र खड़ी रहती, अगर पड़ोस की एक आंटी मुझे पकड़कर न बिठाती। विश्वास कीजिए, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख होंगे, लेकिन माता पिता के जाने का दुख सबसे भारी होता है। जब पापा का जनाजा उठा, तो घर में जैसे कयामत टूट पड़ी। माँ बेहोश थीं, और हम बहनों पर बार बार मूर्छा के दौरे पड़ रहे थे। लेकिन समय की यही खासियत है कि वह कभी नहीं रुकता। वह वक्त भी गुजर गया, और हमारे साथ हमारी खुशियां भी छीन ले गया। पापा के 7वें दिन हम कुरान पढ़ रहे थे, तभी एक रिश्तेदार आंटी ने वहीं बैठे बैठे अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा। हम सब उनकी इस बेशर्मी पर हैरान थे। अभी पापा को गए 7 दिन भी नहीं हुए थे, और वह रिश्ता लेकर आ गई थीं। मैंने गुस्से में कहा, आंटी, हमें यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन सगाई की रस्म आपके घर के किसी मर्द के साथ होगी, ठीक है? मैं जानती थी कि मेरे शब्द कठोर और बदतमीजी भरे थे, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है। वह आंटी मुझे कोसती हुई, रोते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, बल्कि पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा था। उस आंटी ने पूरे खानदान में मेरी ऐसी बदनामी की कि भगवान दुश्मन को भी वह दिन न दिखाए। वह कहने लगी, मैंने तो यतीम लड़की के लिए रिश्ता डाला था। सोचा, कौन आएगा इसे ब्याहने? लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे इतना बेइज्जत करके निकालेगी। वह पढ़ी लिखी थी, और पूरे खानदान में मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें फैल गई थीं। मैं सबसे पूछना चाहती थी कि मेरा ऐसा कहना उन्हें बुरा लगा, लेकिन क्या उनका उस वक्त ऐसी बात करना सही था? मान लिया कि उन्होंने हमदर्दी में रिश्ता मांगा, लेकिन जो रिश्ता लाई थी, वह उनके इकलौते बेटे का था। एक 35 साल का असामान्य पुरुष, जो बच्चों की तरह बातें करता था।
क्या मुझे ऐसी हमदर्दी चाहिए थी? लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं यह सवाल पूछ सकूं और जो मुझे जवाब दे। फिर भी इससे एक बात तो हुई, मैं पूरे खानदान में बदनाम हो गई। मेरे चरित्र के साथ साथ मेरी बहनों पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे। उस आंटी ने ऐसी आग लगाई कि किसी रिश्तेदार ने हमारे घर आना तक छोड़ दिया। हम उस वक्त में थे जब हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। कभी कभी एक परेशानी अपने पीछे 1000 परेशानियां खींच लाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने विश्वविद्यालय जाना छोड़ दिया। अब पढ़कर क्या करती? हमें पढ़ाना तो पापा का सपना था। जब वही नहीं रहे तो सपना कैसे पूरा होता? आरव आधा दिन विश्वविद्यालय जाता और बाकी आधा दिन एक वर्कशॉप में काम करता। मैंने घर पर ही एक छोटा सा पार्लर खोल लिया, जिसमें मेरी एक सहेली ने बहुत मदद की। मेरी सहेली ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, जिनसे मैंने पार्लर के लिए सारा सामान खरीद लिया। मैं अपनी बहनों रिया और सिया को कोई काम नहीं करने देती थी। मैं चाहती थी कि वे सिर्फ पढ़ाई करें। भले ही मैंने पापा का सपना अधूरा छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को ऐसा नहीं करने दूंगी। माँ भी कशीदाकारी का काम करने लगी थी। एक दिन आरव ने माँ के बनाए डिजाइनों को एक दुकान पर दिखाया तो दुकानदार ने माँ को बच्चों के फ्रॉक बनाने का ऑर्डर दे दिया। रिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरा पार्लर भी ठीक ठाक चल रहा था। दिन में कम से कम एक ग्राहक तो आ ही जाती थी। जब पापा हमारे साथ थे तब हमें कमाने की चिंता नहीं थी। हम जानते थे कि कम हो या ज्यादा पापा हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे सिर की छत ही ढह गई हो। हम सब मिलकर काफी कमा रहे थे, लेकिन पैसे में बरकत नहीं थी। कुछ अच्छा खाना बनता तो खाने का मन नहीं करता। पापा की याद आ जाती और हम सब बेमन से खाना गले के नीचे उतारते। अब हमें खर्चों की चिंता तो नहीं थी। अम्मा दिल डरने लगा था। माँ हर वक्त परेशान रहती थीं। उनके मुताबिक अब खानदान में कोई भी मेरे लिए रिश्ता नहीं भेजेगा। कई बार वे मुझे डांट देती। क्या जरूरत थी बेवजह जुबान चलाने की? बेटियों को बहुत संभल कर रहना पड़ता है। एक आध वाक्य जो उनके मुंह से निकल जाए, उसका खामियाजा अक्सर पूरे घर को भुगतना पड़ता है। मैं चुप हो जाती और सोचती, काश उस वक्त भी मैं चुप रह गई होती। इतना भावुक होने का नतीजा देख लिया। जब मुझे लगा कि हमारी मुश्किलें कुछ कम हो रही हैं, तभी एक और मुसीबत हमारे सिर पर आ गिरी। रिया का रिश्ता फूफी ने उसके बचपन में ही तय कर रखा था। रिया और उनका बेटा हमउम्र थे। एक रविवार को फूफी अचानक हमारे घर आ गईं। पापा की वफात के बाद पहली बार कोई रिश्तेदार हमारे घर आया था। माँ की हिदायतें अपने चरम पर थीं। तारा, चाय बना लाओ। आरव, ये ले आओ। रिया, फूफी के लिए बिस्तर बिछाओ। ऐसे ही आदेश हमारे कानों में पड़ रहे थे। माँ बहुत खुश थीं कि चलो किसी को तो हमारी याद आई। फूफी बड़े रौब से चारपाई पर बैठी थी और खाने पीने की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, जैसे उनका मिजाज ही कुछ और था। उन्होंने माँ से कहा, देखो रशीदा भाभी, जब भैया जिंदा थे तब के हालात और थे, लेकिन उनके जाने के बाद सारे पर्दे खुल गए। इतना कहकर उन्होंने मुझे देखा और फिर अपनी बात शुरू की। मैंने तो भैया की मोहब्बत में रिया का रिश्ता तय किया था। मुझे क्या पता था कि ये लड़कियां ऐसी बेलगाम और बदजुबान होंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या कह रही हो फजीला? मेरी लड़कियों ने क्या कर दिया? फूफी ने तंज कसते हुए कहा, अरे तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी तारा ने तो अपने पिता के शोक का भी लिहाजा नहीं किया। वहीं टर टर जवाब देने लगी। अगर किसी ने खुदा की खातिर रिश्ता मांगा था तो क्या कयामत आ गई थी? मना कर देती। लेकिन उसे क्या हक था कि वह जुबान चलाए? माँ ने जवाब दिया, फजीला, वह बच्ची है। बाप के जाने का दुख तुम्हें पता है। जुबान फिसल गई। लेकिन खानदान वाले तो बड़े और समझदार हैं ना, उन्होंने ही बड़ा दिल दिखाकर माफ कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, एक बच्ची की बात को सबने पकड़ लिया। तुम भी तो आ सकती थी, दिलासा दे सकती थी, लेकिन तुमने भी हमें दूध से मक्खी की तरह निकालकर अलग कर दिया। और रही बात रिश्ते की, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि वह तुम्हारा वही असामान्य बेटा था? माँ का सब्र टूट चुका था। शायद बहुत दिनों से दबा हुआ गुस्सा आज बाहर निकल आया। फूफी ने ठंडे लहजे में कहा, जो भी हो, बड़ी बहन के ये हाल हैं तो छोटी भी कम नहीं होगी। वैसे भी मैंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर लिया है। जल्द ही उसकी सगाई होगी और ससुराल वाले उसे दुबई भेज देंगे। उसकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन तुम्हारी बेटी, पूरा खानदान उसका मजाक उड़ाएगा। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया, लेकिन इस बार मैंने कुछ कहने से परहेज किया। माँ भी चुप हो गई, लेकिन जब बोली तो उनका लहजा संयमित था। चलो, भगवान तुम्हारे बेटे को खुशियां दे और तुम्हें औलाद का दुख न दिखाए। वैसे तुम रिक्शा से आई होगी। पिछले हफ्ते आरव को मोटरसाइकिल मिली है। जाओ बेटा, फूफी को घर छोड़ा। इतना सुनते ही फूफी तिलमिलाकर उठी और गुस्से में चादर दबोचते हुए चली गईं। उनके जाने के बाद माँ ने रिया को गले लगाया और रोने लगी। मैं वहां अपराधी की तरह खड़ी थी। जब मेरा सब्र टूटा
तो मैंने दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए। रिया ने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दीदी यह तो होना ही था। जब सिर पर बाप का साया नहीं रहता तो हर इंसान गिद्ध बन जाता है। तुम परेशान मत हो, तुमने जो किया सही किया, मुझे कोई दुख नहीं। वैसे भी फूफी का वह रंगीन बेटा मुझे कभी पसंद नहीं था। मुझे रिया पर बहुत प्यार आया। फिर माँ ने भी मुझे तसल्ली दी, अब इस बात को घर में कोई नहीं उठाएगा। जो हुआ उसमें तारा का कोई कसूर नहीं। जो होना था वही हुआ, बल्कि अच्छा हुआ कि सबकी असलियत पहले ही सामने आ गई। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। न हमने किसी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक रखा, न कोई हमारे घर आया। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। बहुत अच्छा खानदान था, लड़का विदेश में रहता था। माँ को वह रिश्ता मेरे लिए बहुत मुनासिब लगा। सगाई हो गई। सगाई के बाद लड़के ने एक दो बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा घर में बहनें हैं, वे क्या कहेंगी, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि शादी से पहले बातचीत नहीं कर सकती। माँ सबसे ज्यादा खुश थीं। बैठे बैठे कहने लगती, देखा मेरी बेटी के लिए कैसा रिश्ता आया। सब कैसे मुंह भर भर कर गालियां देते थे, और अब देखो लड़का विदेश में रहता है, ऊपर से अच्छा खासा सभ्य खानदान है। उसकी ननद देखी है, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। वह तो तारा की तारीफ करते नहीं थकती। बस अब शादी होगी तो पूरा खानदान मुंह में उंगलियां दबाकर देखता रहेगा। मैं माँ की बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे मन में रिया के लिए दुख था। जब मैंने माँ से इसका जिक्र किया तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। तुम्हारी शादी यहाँ हो जाए फिर देखना, रिया के लिए भी कैसे कैसे रिश्ते आएंगे। आरव ने तो सबसे पहले अपनी शादी से मना कर दिया। उसने कहा, जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती मैं घोड़े पर नहीं चढ़ूंगा। माँ उसकी बलाएं लेती नहीं थकती थीं। चूंकि मेरा मंगेतर विदेश में था, इसलिए उसकी ननद और सास ने सारी तैयारियां संभाली। मेरी सगाई के बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। सब कुछ इतना अच्छा और शानदार था कि हम बार बार शॉपिंग बैग खोलकर देखते। इसके अलावा सगाई में सोने के गहने भी दिए गए। हम सब बहुत खुश थे। माँ तो बस जल्दी से मेरी शादी करवाना चाहती थी, इसलिए 3 महीने बाद मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी की तैयारियों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। माँ बार बार मुझे अपने पास बिठाकर माथा चूमती और ससुराल में रहने का सलीका सिखाती। कभी कभी मेरी बहनों रिया और सिया को भी उनकी नसीहतें सुनने को मिल जाती। माँ कहती, ससुराल में बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है, हर कदम को परखना पड़ता है, वहाँ गलती या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम सब सिर हिलाकर माँ की बातें सुनते। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुझे इस घर से विदा होना था। मेरी सास और ननद रुखसाना ने दहेज लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके घर में सब कुछ है। फिर भी आरव ने मेरे लिए जितना हो सका उतना किया। विदाई के वक्त मुझे बहुत रोना आया। मेरा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। इस आंगन में माँ पापा के साथ कैसे खेला करती थी। पापा मुझे गोद में उठाकर झुलाते थे। घर वहीं था, आंगन वहीं था, लेकिन न पापा रहे थे न मेरा बचपन। हर लड़की के लिए विदाई का वक्त बहुत भारी होता है, और मेरे लिए भी यह उतना ही भारी था। सादिक शादी से 2 दिन पहले विदेश से लौटे थे। मैंने उन्हें जैसा सोचा था वे बिल्कुल वैसे ही थे, खूबसूरत, प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले। वलीमा भी बहुत शानदार हुआ। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी शादी के 2 दिन बाद ही रिया के लिए भी एक रिश्ता आ गया। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे सारी खुशियां मेरी मुट्ठी में कैद हो गई हों। सादिक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। मैं भी उनसे बहुत खुश थी। माँ बहाने बहाने से पूछती, अपने घर में खुश तो हो ना? मैं सिर झुकाकर हामी भर देती। मेरी शादी का पहला महीना बहुत खूबसूरत गुजरा। 1 महीने बाद मैंने सादिक से पूछा, आपकी छुट्टियां कब खत्म होंगी? मेरी बात पर वे मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब मुझे विदेश नहीं जाना। अब मैं यहीं जो भी काम करूंगा यहीं करूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मन में जो पति के जाने की कसक थी वह खत्म हो गई। मेरी ननद रुखसाना बहुत अच्छी थी। वह मुझे अक्सर तोहफे लाकर देती। उसे हर दिन तनख्वाह मिलती थी, जिससे मुझे बहुत हैरानी होती कि इतने पैसे रोज कैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मैं अच्छा खा पी रही थी, अपने घर वालों की मदद कर रही थी, और मेरा शौहर मेरे पास था। मुझे और क्या चाहिए था? जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद रुखसाना के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। सब लोग उस रिश्ते से खुश थे। लड़का लेबनान में रहता था। उसके पाकिस्तान आने पर सगाई और शादी एक साथ रखी गई, लेकिन उसे आने में अभी 1 साल बाकी था। पहले 6 महीने तो आसानी से गुजर गए, लेकिन फिर मुझे सादिक पर शक होने लगा। वे सारा दिन घर पर ही रहते। न उन्होंने कोई कारोबार शुरू किया, न विदेश जाने की बात थी। बस सुबह तैयार होकर निकल जाते और रात को दोस्तों के साथ लौटते। घर का सारा खर्च रुखसाना की कमाई से चल रहा था। वही मुझे खर्च के लिए पैसे देती।
घर का सारा ज़रूरी सामान लाती और यहाँ तक कि सास के खर्चों का भी इंतज़ाम करती। सादिक भी उसी से पैसे लेते और वह कभी शिकायत नहीं करती थी। मुझे अपने शौहर से चिढ़ होने लगी। ये कैसी शादी थी जहाँ मर्द हाथ पैर छोड़कर घर बैठ जाए। मैं उन्हें बहाने से कमाने को कहती तो वे हंसकर टाल देते और कहते, रुखसाना कमा रही है ना, उस अकेली को इतना पैसा कहाँ ले जाना है, तुम चुपचाप ऐश करो, खाओ पियो। मुझे बहुत अजीब लगता। भला ऐसा कहाँ होता है कि तंदुरुस्त भाई अपनी बहन की कमाई खाए। लेकिन मैं चुप रह गई। इन्हीं दिनों रिया की सगाई पक्की हो गई और फिर उसकी शादी भी हो गई। मैं शादी के हंगामों में इतनी मशगूल थी कि अपने ससुराल की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। लोग पूछते, तुम्हारा शौहर विदेश कब भॉय क्यों रहा है? मैं मुस्कुराकर कह देती, बस 1-2 महीने में। रिया की शादी के साथ ही सिया की सगाई हो गई और माँ ने आरव का रिश्ता भी तय कर दिया। अब पूरा खानदान मुझे जलन और ईर्ष्या भरी नजरों से देखता। लोग कहते, तारा की शादी कितने अच्छे खानदान में हुई, इसके बाद तो बाकी भाई बहनों के नसीब ही खुल गए। एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है। उनकी बातें मैं मुस्कुराकर सुन लेती, लेकिन मन ही मन कुछ कचोटता था। भला ऐसे अच्छे खानदान में शादी करके क्या फायदा जहां मर्द कमाए नहीं, औरत कमाए। मुझे कभी कभी हैरानी होती कि सादिक इतने समय तक विदेश में कैसे कमा रहे थे, जबकि उन्हें तो अपने मोजे तक खुद उतारने की आदत नहीं थी। रिया की शादी के बाद रुखसाना की भी शादी हो गई। मैं इससे खुश थी क्योंकि रुखसाना मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। लेकिन मन में एक चिंता थी, अब रुखसाना के जाने के बाद घर का खर्च कौन चलाएगा। सादिक से कोई उम्मीद रखना बेकार था। रुखसाना ने अपनी विदाई के वक्त मुझसे गले लगते हुए धीरे से कहा, भाभी, मेरी जगह खाली हो जाएगी, तुम मेरी जगह नौकरी कर लो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी एक चिंता खत्म हो गई थी। दूसरी चिंता सादिक की कमाई की थी, लेकिन मैं चुपचाप सब्र करती रही। अब जो भी था, मुझे अपना घर खुद ही बसाना था। मैं अपने मायके वालों को फिर से तानों की जद में नहीं ला सकती थी। शादी के हंगामे थमे तो मैं बिना किसी को बताए रुखसाना के बताए पते पर पहुंच गई। वह एक खंडहर जैसी इमारत थी। जब मैंने वहां नौकरी के बारे में पूछा तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। वह एक ऐसा धंधा था जिसकी हमारे धर्म में सख्ती से मनाही थी। वहां एक पूरी चेन थी जिसमें कई लोग, खासकर लड़कियां, काम करती थीं। मुझे सदमा लगा जब पता चला कि रुखसाना कुछ और नहीं बल्कि भीख मांगती थी। हाँ, रोज बुर्का पहनकर वह भीख मांगने जाती थी। मैं इतने समय से जो बुर्का पहने नौजवान लड़कियां भीख मांगते देखती थी और उनके लिए तरस खाती थी, वह सब गलत था। यह उनका एक पूरा कारोबार था। उस दफ्तर में सिग्नल और जगह तय थीं कि किस इलाके में किसे भीख मांगनी है। मैं दिमाग सुन्न होने के साथ घर लौटी और तुरंत रुखसाना को फोन किया। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई, फिर बोली, भाभी, जिन घरों के मर्द नहीं कमाते वहां औरतों को ही कुछ न कुछ करना पड़ता है। भैया कभी विदेश गए ही नहीं, रिश्ता पक्का करने के लिए बस ऐसा बोला था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं भी मजबूर थी। पढ़ी लिखी नहीं हूं और क्या काम कर सकती थी, और भैया को भी मेरे काम की हकीकत पता थी। मैंने चुपचाप फोन रख दिया और सादिक से पूछा। उनके जवाब ने मुझे वहीं जड़ कर दिया, तो तुम भी भीख मांग लो, यहाँ कौन जानने वाला है, मेरी बहन भी तो मांगती थी ना। इस जवाब पर मैं मायके लौट आई और माँ को सारी सच्चाई बता दी। माँ ने मुझे शांति से कहा, ऐसी जगह वापस जाने की जरूरत नहीं। अगर तेरा शौहर आता है तो ठीक, वरना मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। उस वक्त मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं लगभग 2 महीने मायके में रही। 2 महीने बाद सादिक आए और मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी सास ने भी माँ से माफ़ी मांगी कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए झूठ बोला था। वह वक्त थोड़ा मुश्किल था, लेकिन गुजर गया। मेरे भाई आरव ने सादिक को अपने साथ काम पर लगा लिया। अब मैं अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ, भले ही देर से, लेकिन मेरा शौहर अब सही रास्ते पर आ चुका है। वह मर्दों की तरह कमाने लगा है। भले ही वह कमाई थोड़ी है, लेकिन मेरे लिए बहुत बरकत वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है।